और वंस यू हैव गॉन थ्रू द कल्चरल रिस्पेक्ट, एक दफ़ा जब आपको कल्चरल रिस्पेक्ट के बारे में अंदाज़ा हो गया, जब हमने चैप्टर नंबर 2 को अच्छे तरीके से उसको समझ लिया, हमने देख लिया कि कल्चर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जब हमने समझ लिया कि कल्चरली जो हैं वो वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रीजन्स, तो फिर एक दफ़ा जब हम गो थ्रू करेंगे इस चैप्टर को तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी कि ये स्टाफिंग इश्यूज जो आते हैं एचआर में इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या क्या होते हैं। अच्छा, एग्जामिन्स वेरियस अप्रोचेस टू इंटरनेशनल स्टाफिंग, outlines pivotal role of international assignees, focuses on recruitment selection as major factor in success of global assignment. Approaches to staffing क्या क्या होती हैं? First of all, we have the ethnocentric approach, polycentric approach and geocentric approach. एथनोसेंट्रिक अप्रोच में हम प्रिफर करते हैं कि जो पेरेंट कंट्री के नेशनल्स हैं ना उनको ज़्यादा हम इन्वॉल्व करें, ठीक है, उनको हम ज़्यादा जो है वो असाइनमेंट्स जो भी इंटरनेशनल हैं उनको भेजें। आगे चल के हम इनकी प्लस और माइनस पॉइंट्स भी देखेंगे कि क्यों, क्या वजह है कि हम जो पेरेंट कंट्री के नेशनल्स हैं, पेरेंट कंट्री का मतलब वो लोग जो वो उस हेड क्वार्टर से हम भेजते हैं, ठीक है, तो वो लोग चूंकि पेरेंट कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इसलिए हम उनको पीसीएन, और यही लोग ज़्यादातर जो हैं वो एक्सपेट्रिएट्स बनते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है, ठीक है, जिसमें होम कंट्री के जो नेशनल्स हैं एचसीएन्स जो हैं वो सब्सिडरीज को खुद ही ज़्यादातर मैनेज करते हैं, कम जो है वो रुझान होता है कि हम भेजें लोग फ्रॉम अब्रॉड या दूसरी कंट्री से। जियोसेंट्रिक अप्रोच बेसिकली कहती है कि एबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, नेशनैलिटी के ऊपर फोकस नहीं करना, जहां से भी अच्छा एम्प्लॉय आपको मिले वहां से आप उसको उठा लो। और रिजियोसेंट्रिक अप्रोच ज़्यादातर जो है वो रीजन्स को देखती है कि रीजन्स आमतौर पे कुछ सिमिलर्स होते हैं, वो हम अभी देखेंगे कौन कौन से रीजन्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, तो वहां से फिर बंदा आप उठा सकते हैं। एथनोसेंट्रिक अप्रोच ज़्यादा फेमस होती थी उस जमाने में कि जब कम आप बिलीव करते थे कि दूसरे लोग जो है उनके पास होती है एबिलिटीज होती हैं, और ज़्यादातर आप खुद चाहते हैं कि हम अगर बिजनेस बाहर के मुल्क में कर रहे हैं तो हम उसको खुद से ही मैनेज करें। तो यहाँ पे जो की पोजीशंस होती हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच में, जो की पोजीशंस होती हैं, बेसिकली की पोजीशंस यानी मैनेजेरियल पोजीशंस, इंपॉर्टेंट पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये जो की पोजीशंस होती हैं ये ज़्यादातर दी जाती हैं उन लोगों को जो पीसीएन यानी पेरेंट कंट्री के होते हैं, तो ये की पोजीशंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये दी जाती हैं पीसीएन को। अच्छा, अब जो पीसीएन को जब आपने ये की पोजीशंस दे दी तो इसका मतलब है कि यू आर बेसिकली परसीविंग कि जो होम कंट्री के नेशनल्स हैं ना वो इतने क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, वो इतने ज़्यादा जो है ना चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। दूसरा, आप अपने जो हेड क्वार्टर है, जो पेरेंट कंट्री है, उसके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वो मेंटेन करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जो कॉरपोरेट हेड ऑफिस है वो कंट्रोल करे सब्सिडरीज को। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच अर्ली स्टेजेस जो है ना, जो बिजनेस जब एक्सपेंड कर रहा होता है उस पर ज़्यादा यूज़ की जाती है, और जब रिस्क भी ज़्यादा हो, जाहिर है अर्ली स्टेज पे रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि आपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना होता है, तो फिर आप उसको इन्वॉल्व करते हैं। दूसरा, समटाइम्स आपको पता है कि इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने के लिए जब आप एक्वायर करते हैं तो वो एक्विजिशन जब होती है किसी और कंट्री में तब भी आपकी एक प्रेफरेंस होती है कि आप अपने एम्प्लॉयज भेजें हेड ऑफिस से और लोकल को रिप्लेस करें, ताकि आप ये इंश्योर करें कि जो सब्सिडरी है वो ओवरऑल आपके जो कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, उनको मेंटेन करे, ठीक है। और वहां पे जाहिर सी बात है कि लोकल स्टाफ के पास वो कॉम्पिटेंस नहीं होती, वो नॉलेज नहीं होता कि वो हेड ऑफिस जो है उसको उसकी मामलात को समझ सके। तो ज्यादातर ये, लेकिन जब वक्त गुजरता जाता है,
ठीक है, तो ये चीज चेंज भी हो जाती है। अब एथनोसेंट्रिक अप्रोच की ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, वो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि वहां पे जब आप इसको अप्लाई करते हैं, जो HCN जो होम कंट्री के नेशनल हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। दूसरा ये है कि अ, अब जाहिर है ये जो एथनोसेंट्रिक अप्रोच है ये एक्सपेट्रिएट्स होते हैं, तो वही जो एक्सपेट्रिएट्स के इश्यूज हम आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, वो एक्सपेट्रिएट्स के सारे इश्यूज एज अ डिसएडवांटेज एडवांटेज भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी इश्यूज होता है कि जब आप एक्सपेट्रिएट्स को भेजेंगे ओवरसीज, तो जाहिर है उनके पास स्टेटस भी हाई होगा, उनके पास अथॉरिटी भी ज्यादा होगी, और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हायर होगी, और जाहिर है उनका इनकम भी ज्यादा होगी। तो ये चीजें जो हैं वो PCNs जो हैं, जो पेरेंट कंट्री के मैनेजर्स हैं, जो मे बी उसी लेवल के मैनेजर्स हों, उसको वो एज अ अनजस्टिफाइड देखेंगे। तो दीज इश्यूज बेसिकली नीड टू बी टैकल्ड, जिसके लिए अक्सर क्या होता है कि सीक्रेसीज रखी जाती हैं, सैलरीज को जो है वो डिस्क्लेम नहीं किया जाता, और इस किस्म के जो उनके साथ बॉन्ड्स साइन करवाए जाते हैं एक्सपेट्रिएट्स के साथ कि यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस योर सैलरीज। तो इस तरह के इश्यूज को इस तरह पे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है कि कौन कौन सी कंपनीज एथनोसेंट्रिक अप्रोच यूज कर रही हैं, पैनासोनिक, सोनी, हिटाची। ठीक है, तो ये थोड़ी हाई टेक किस्म की जो कंपनीज हैं, स्पेशली जो जापानीज हैं, ये ज्यादातर एथनोसेंट्रिक अप्रोच पे इसलिए भी चलती हैं कि इनके जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म के होते हैं, थोड़े टेक्नोलॉजिकली, और दूसरा इनका ये भी है कि इनके प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो इनका अगर फर्क आ जाए तो वो सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में प्रोबेबली फर्क आएगा, या फिर सप्लाई चेन की स्ट्रेटजीज में थोड़ा सा फर्क आएगा। इनको बाकी जो अपनी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है, अपनी प्रोडक्ट की जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं उनकी। तो इस वजह से इनका इनके लिए एथनोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ये पिक्चर दिखा रही है कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच जैसे बात की थी कि इसके अंदर जो MNEs हैं, जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज हैं, वो हर सब्सिडरी को एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी जो है उसको करती है, डील करती है। ठीक है, और वहां पे जो डिसीजन मेकिंग की अटोनमी है, जो वर्ड अटोनमी है, दिस बेसिकली मींस कि आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो अपना डिसीजन खुद से ले सके। ठीक है, तो अटोनमी, OMY बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए था। अटोनमी जो है वो आप ज्यादा किसको दे देते हैं, अपनी होस्ट कंट्री की सब्सिडरी को। ठीक है, और जो मैनेजेरियल पोजीशंस हैं वहां पे आप होस्ट जो HCNs हैं उनको ज्यादा रिक्रूट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसमें फर्क यह भी आ जाता है कि अब आप जो बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं वो फॉर्मुलेट करने की जो आज़ादी है वो होस्ट कंट्री की सब्सिडरी को दे रहे हैं। इनके फायदे क्या हैं? इनके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो एक्सपेंस इससे बच जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि लैंग्वेज बैरियर्स जो हैं वो ओवरकम हो जाते हैं। जाहिर है आपने अपनी कंट्री में बिजनेस करना है, और अपनी कंट्री के बिजनेस के लिए आपको लैंग्वेज इश्यूज भी आ सकते हैं। सप्लायर से बातचीत करना, होलसेलर से बातचीत करना, कस्टमर से बातचीत करना, गवर्नमेंट ऑफिशियल से बातचीत करना, वो सारी आप उनके चूंकि कल्चर को समझते भी हैं, उनके रवैयों को समझते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि टाइम बैरियर्स, जो टाइम का परसेप्शन है वो हर कंट्री में डिफरेंट है। ठीक है, कहीं कहते हैं जी 10 मिनट है तो 10 मिनट का मतलब 10 मिनट, कहीं 10 मिनट का मतलब जो है वो 1 घंटा या 2 घंटा। 9 बजे मीटिंग होनी है तो 9 बजे ही का मतलब 9। अब इवन मैं कई किसी और से इस बारे में डिस्कस कर रहा था रिगार्डिंग उनका सूडान चक्कर लगता है, तो वहां पे उन्होंने कहा जब उन लोगों से वो मार्केट में उनके अक्सर मीटिंग्स होती हैं सप्लायर से, तो अब उन लोगों से उन्होंने कहा जी 9 बजे मीटिंग होगी। तो इन्होंने कहा जी 9 बजे कौन से, 9 बजे अमेरिका वाले, 9 बजे पाकिस्तान वाले, या 9 बजे सूडान वाले? अब ये इतना इंटरेस्टिंग फिनोमिना था कि बकौल उनके कि 9 बजे अमेरिका वाले का मतलब है एग्जैक्ट 9 बजे, 9 बजे पाकिस्तान का मतलब है कि तकरीबन 9:30 बजे तक, और 9 बजे सूडान का मतलब ये है कि घंटा 2 घंटा भी गुजर जाए तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो रवैये, जिस तरह आप हमने लास्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल में चीजें देखी, इनका इंफॉर्मेशन ज्यादातर जो है वो होम कंट्री नेशनल्स को ही होता है। तभी तो ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपने बाहर बंदा भेजना है उसको कल्चरल ट्रेनिंग कराई जाए। ये HR का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो इस चैप्टर के एंड पे डिस्कस भी हुआ है
कि किस तरीके से उनको ये कल्चरल ट्रेनिंग करानी पड़ती है, उनको ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। फिर जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, हड़ताल हो जानी है, ये मसले हो जाने हैं, और इवन हमें नहीं पता चलता, जैसे मुझे पता है कि अभी 2 या 3 दिन के बाद अब लाहौर में बाहर नहीं निकलना, मेरा ख्याल है 13 तारीख को शायद कोई जलसा हो रहा है। अब मुझे उसका अंदाजा है कि जब उस दिन वो जलसा होगा, सड़कों पे कितना ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा, उस दिन बहुत सारी मीटिंग्स कैंसिल हो जाएंगी, उस दिन बहुत सारी डीलिंग्स कैंसिल हो जाएंगी। तो ये जो इस किस्म के इश्यूज हैं, ये फिर होम कंट्री के नेशनल जो है वो डील कर सकती है। और लोअर एक्सपेक्टेड टर्नओवर, ज्यादा चांस नहीं होता कि, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज अच्छी सैलरीज दे रही होती हैं, तो होम कंट्री के नेशनल जो हैं वो छोड़ के जाएं, इस बात के चांसेस कम होते हैं। एक्सपेट्रिएट्स के छोड़ के जाने के चांसेस जो हैं वो निस्बतन ज्यादा होते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी ऑब्वियसली हैं कि गैप क्रिएट हो जाता है बिटवीन सब्सिडरीज एंड कॉर्पोरेट हेड ऑफिस। ठीक है, उसकी, और जाहिर है कॉर्पोरेट हेड ऑफिस अगर आपका ज्यादा इन्वॉल्व है, आपके बिजनेस का टाइप ऐसा है, नेचर ऑफ बिजनेस बहुत मैटर करता है इस चीज में। जैसे अगर बिजनेसेस हैं जस्ट लाइक मैकडोनल्ड्स या केएफसी, जो मल्टीनेशनल्स ने फ्रेंचाइजीज दी हुई हैं या अपने इवन अगर ओपन किए हुए हैं, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो बिजनेसेस, नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि वो ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन द होम होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री के एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके सप्लायर्स के ऊपर, उसकी डीलिंग्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो उसमें शायद इतना मसला ना है। लेकिन अगर कोई टेक्निकल किस्म का बिजनेसेस है, बड़ा उसके अंदर टेक्निकलिटीज आ रही हैं, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पे ये इशू क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से वो जो एक गैप सा क्रिएट हो जाता है बिटवीन कॉरपोरेट हेड ऑफिस एंड बिटवीन द सब्सिडरी, वो एक इशू जरूर होता है। ठीक है, और फिर ये भी होता है कि समटाइम जब आप ये वाली स्ट्रेटेजी रखते हैं कि आपने लोकल मैनेजर्स को ही हायर करना है और फॉरेनर्स को इतना नहीं हायर करना, तो फिर जो लोकल मैनेजर्स हैं उनके लिए भी जरा ये इशू हो जाता है कि उनको मौका कम मिलता है कि वो दूसरे कंट्री में जाके बिजनेस करें, बिजनेस नहीं सॉरी जॉब करें, और वहां पे जाके उनको सीनियर पोजीशन मिले हेड ऑफिस में। ठीक है, तो ये लोअर एक्सपीरियंस आउटसाइड द कंट्री जो है, दिस इज अ डिसएडवांटेज, क्योंकि पेरेंट कंट्री के जो मैनेजर्स हैं उनके लिए भी ये काम मौका होता है कि वो ओवरसीज जाके एक्सपीरियंस हासिल करें, और जो होस्ट कंट्री के नेशनल्स हैं उनके लिए भी कम मौका होता है कि वो हेड ऑफिस में जाके सीनियर मैनेजमेंट जो पोजीशंस होती हैं उनको एंजॉय कर सकें। ऑफ कोर्स ये भी आप लोगों ने जहन में रखना है व्हेन यू आर एचआर डीलिंग इन इंटरनेशनल एचआरएम, कि इसके अंदर लॉज भी बहुत पार्ट प्ले करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जिन्होंने ये लॉज बनाए होते हैं, लीगली ये डिक्टेट किया होता है कि जो की मैनेजेरियल पोजीशंस हैं उनके अंदर लोकल्स को भी जरूर हायर करना है। ठीक है, और ऑल्टरनेटिवली एमएनईज का भी ये होता है कि जो लोकल कंपनीज हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को हम हायर करें। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज ये तक उनकी पॉलिसीज एचआर ने बनाई होती हैं कि अगर आप किसी मुल्क में जा रहे हैं तो नॉट ओनली लोकल्स, उन लोकल्स के अंदर जो डिफरेंट डेमोग्राफिक्स हैं उनको भी उनकी तादाद के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। जैसे मैंने आपको मलेशिया का बताया था। ठीक है, और ये मेरी इस बारे में फिर डिस्कशन भी हुई कि इंटेल मलेशिया में जिस तरह एक एचआर की पॉलिसी है कि अगर वहाँ पे 50% लोग जो हैं वो मलय नेशनल हैं, 30% लोग जो हैं वो चाइनीज हैं, और 10% लोग जो हैं वो तामिल हैं, और बाकी और दूसरी दूसरी कम्युनिटीज हैं, तो वहाँ की एचआर पॉलिसी ये है कि आपको ऑलमोस्ट 50% जो आपने लोकल रखने हैं वो मलय ही होने चाहिए, 30% चाइनीज होने चाहिए, और 10% तामिल होने चाहिए। बट ये पॉलिसीज अपनी जगह, जब ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं तो ये पॉलिसीज 100% इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो बाकी सारी अदारों की तरह या बाकी सारी चीजों की तरह के जहाँ पे पॉलिसी और प्रैक्टिस में एक डिफरेंस है, यहाँ पे भी मोर और लेस अक्सर डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपको हर एथनिक कम्युनिटी के अंदर वो एक्सपर्ट्स नहीं मिलते जो आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के दरमियान में फर्क आ जाता है। लेकिन पॉलिसी को वायलेट किया जा सकता है। जब बात आती है लॉ की, अगर गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया तो फिर उसको वायलेट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। एंड देन देयर इज अगेन अ चैलेंज फॉर एचआर
कि हम जी अप्रोप्रिएट स्टाफ कहाँ से ढूंढें। तो स्टाफिंग के फंक्शन के अंदर समटाइम्स एचआर को जो है वो फिर टैलेंट हंट करना पड़ जाता है। ठीक है, ये टैलेंट हंट का कॉन्सेप्ट आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पॉलिसी को या एक लॉ को फुलफिल करने के लिए स्पेसिफिकली लोगों को ढूंढना पड़ता है। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि उस पोस्ट के अगेंस्ट जब एक ही कैंडिडेट आया होता है और वो उस एक कैंडिडेट को तो फिर फॉर श्योर जो है वो आपने हायर करना ही करना है। जियो सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है, यहाँ पे जो है जो एमएनई है वो ग्लोबल अप्रोच के साथ चल रही है और वो ये रिकग्नाइज कर रही है कि जी सब्सिडरीज और हेड ऑफिस जो हैं वो उनकी एक यूनिक कॉम्पिटेंस है, वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं और एक वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेटेड बिजनेस जो है उसको हम लेके चल रहे हैं और नेशनैलिटी की इसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज, स्पेशली बहुत सारी टेक कंपनीज जो हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करती हैं। इसके जो एडवांटेजेस ये हैं, अच्छा अब यहाँ पे जियो सेंट्रिक अप्रोच में होता क्या है, विच इज़ द थर्ड अप्रोच बेसिकली। ठीक है, पहले ये सेकंड अप्रोच पॉलीसेंट्रिक और उससे पहले हमने जो की थी दैट इज फर्स्ट अप्रोच एथनोसेंट्रिक। तो इसमें होता यह है कि मोस्ट सुटेबल एम्प्लॉयज फॉर द जॉब इज रिक्रूटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी। हियर यू आर बेसिकली गोइंग फॉर द टैलेंट, नॉट फॉर द नेशनैलिटी। ठीक है, तो अब इस तरीके से डिफरेंट जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं वो मुख्तलिफ नेशनैलिटी के लोगों को हायर कर रही हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो एमएनई जो है वो एक इंटरनेशनल एग्जेक्टिव की टीम जो है वो डेवलप कर लेती है जो टोटल एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है उसको लेके चल रहा है। ठीक है, और फिर उसका एक अपना पूल ऑफ कैंडिडेट्स जो डेवलप हो जाता है थ्रू आउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क उनको मूव कर सकती है, उसको अपनी ही कंपनी के अंदर से मिल जाते हैं अक्सर टैलेंट्स। फिर उसके अंदर जो एक ड्रॉबैक है कि जी एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी पूरी जिसे कहते हैं ना कि एक फेडरेशन कायम हो जाती है कि आपने सिर्फ उसी ही हिस्से में से लोगों को हायर करना है, दूसरे हिस्से में से नहीं हायर करना, वो चीज़ भी ओवरकम हो जाती है। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि एक कॉपरेशन और रिसोर्स शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अक्सर लोग जब अपनी कंट्री में से निकल के एक इस तरह के डाइवर्स किस्म के एनवायरनमेंट में आते हैं तो वो फिर अक्सर अपने कल्चर्स को, अपनी उस कंट्री की जो ट्रेडिशंस हैं उनको पीछे छोड़ के एक नए माहौल में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। इसके मसले मसाइल ये हो सकते हैं कि होस्ट कंट्री जहाँ पे सब्सिडरी है उसके कुछ बैरियर्स, ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि वो जो लॉज हैं वो लॉज के जी इतने परसेंट आपको होस्ट कंट्री से रखने हैं। दूसरा उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैरियर है दैट इज बेसिकली योर इमिग्रेशन एंड वीजाज इशू। ठीक है, इमिग्रेशन प्लस जो वीजाज के इश्यूज हैं दैट इज अ वेरी बिग बैरियर। इसको ओवरकम करना अक्सर बड़ा मुश्किल हो जाता है और यही बहुत सारी वजूहत हैं कि कुछ कंपनीज कुछ कंट्रीज के अंदर फिर ऑपरेट नहीं करती। जो कंट्रीज चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीनेशनल्स उनके पास आके बिजनेस करें, उन कंट्रीज के लिए जरूरी होता है कि वो अपने ये वाले जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको कुछ हद तक फ्लेक्सिबल करें, कुछ हद तक उनमें आसानियां पैदा करें। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन का मसला है दिस कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, दिस कैन बी वेरी एक्सपेंसिव और समटाइम्स इस तरह की एक हिच आ जाती है कि यूजलेस हो जाता है सारा काम। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये वाला जो मसला है जो मैंने एक्सपेंसिव की बात की है, ये सेम मसला जो है ये एथनोसेंट्रिक अप्रोच में भी हो सकता है क्योंकि वहां से भी बंदे ने बाहर से आना है। अच्छा, उसके बाद आपका जो एक और इसमें मसला है ये है कि स्टाफिंग प्रोसेस जो है ना इसमें ऑब्वियसली ज्यादातर तो मेरे हेडक्वार्टर को देखना पड़ता है। ठीक है, कि अगर ग्लोबल अप्रोच आपने यूज करनी है तो ज्यादातर, और फिर इसका मतलब है कि इस तरह के अप्रोच में जो आपका एचआर है वो भी एक सेंट्रलाइज्ड एचआर होगा हेड ऑफिस में और वो बहुत हद तक जो आपके सब्सिडरीज का एचआर है उसको कंट्रोल कर रहा होगा वहां से बैठ के। ठीक है, और फिर उसके लिए आपके पास स्पेशली जो है एचआर के सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, उसके लिए स्पेशली आपके पास एक अच्छा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए और उसके लिए आपका एक ट्रूली इंटरनेशनल एचआर जो है उसका डिपार्टमेंट होना चाहिए। Regiocentric approach is like a combination of polycentric approach and geocentric approach। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयज जो हैं
वो दूसरी कंट्री से भी सिलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उसी रीजन से जो क्लोजली रिजेंबल करता है होस्ट कंट्री के। ठीक है, और ये एक लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि यहाँ से आपको एक और वाइडर पूल ऑफ मैनेजर मिल जाते हैं। आल्दो इसमें लिमिटेशन जियो सेंट्रिक जितना एक्सटेंसिव तो नहीं होता, लेकिन इसमें लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं। अब स्टाफ जो है वो अपनी होम कंट्री से तो बाहर जॉब कर रहा है इसमें, बट वो अपने पर्टिकुलर रीजन में ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यूरोप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। यूरोप, विद इन द यूरोप बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, और यूरोपीय यूनियन बनाने का एक मकसद भी यही था कि इजी फ्रीक्वेंट जो है वो ना सिर्फ गुड्स की ट्रांसफर हो, इवन ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी बड़ा इजीली मूव कर सके। और यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो किसी भी यूरोपीय यूनियन कंट्री में विदाउट पासपोर्ट जा सकते हैं। और यही वजह है कि ब्रेग्जिट जो है वो इतना एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि HR इज द बिगेस्ट इशू राइट नाउ। ट्रेड डील्स पे तो लेके वो बैठे हुए हैं, लेकिन जिस पे अभी तक किसी ने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया, दैट इज द HR। बहुत सारे यूके पीपल जो हैं वो दूसरी कंट्रीज में जॉब कर रहे हैं, घर लिए हुए हैं, वहां पे पूरी पूरी लाइव्स उन्होंने गुजार दी हैं, लेकिन अब उनका स्टेटस जो है वो बड़ा एक डैंगलिंग किस्म का बन गया है। और बहुत सारे यूरोपियन जो हैं वो यूके में जॉब कर रहे हैं, और अब नेक्स्ट उनके साथ क्या होगा, देयर इज एक्चुअली एन एम्बिग्युइटी राइट नाउ। फिर रीजन्स हैं, आसियान कंट्रीज हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली ये रिलेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरे के साथ वो जॉब्स वगैरह में और इस किस्म के जो इंटर कंट्री ट्रैवल है वो बड़ा इजीली कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि मैनेजर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बड़े आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो, क्योंकि समटाइम्स जो रीजन सेम होते हैं उनकी लैंग्वेजेस का भी इतना ज्यादा इशू नहीं होता, ऑल्दो लैंग्वेजेस सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन सम हाउ दे आर इजीली एबल टू मैनेज। फिर कल्चरल सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं एक रीजन में बहुत हद तक, उसको बड़े आराम से समझ लेते हैं। ठीक है, और जो लोकल कंडीशंस हैं वो उसके साथ अपने आप को म्यून कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ये भी एक इशू आ सकता है कि जो फेडरलिज्म है, जो एक अपना एक जिसे कहते हैं कायम हो जाना, एक रियासत, वो रियासत कायम हो जाती है इवन रीजन की बेस पे, कि जी ये रीजन है, दुबई का रीजन है, मिडल ईस्ट का रीजन है, उसकी जो सब्सिडरीज हैं उसके जो है वो अपना ही एक अलहदा एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना सकती हैं। ठीक है, अपनी अलहदा से स्ट्रेटजीज बना सकती हैं। यहाँ पे इशू आ सकता है कि हेड ऑफिस वहाँ पे वो जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ बिजनेस करना चाह रहे थे वो फिर रीजनल पर्सपेक्टिव पे चला जाता है। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि वही जो थोड़े से मसले मसाइल पहले के जी, जो आपकी कैरियर ग्रोथ है और आपकी जो मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्रीज है, अगर आप ज्यादा रीजियो सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर फोकस रखें तो फिर बहुत हद तक आपके जो मैनेजर्स हैं वो दूसरी कंट्रीज, वो अपनी क्लोज क्लोज कंट्रीज में मूव करते रहते हैं, वो जो दूसरी कंट्रीज में नहीं फिर जा पाते। तो यहाँ पे एक इश्यूज जरूर आ जाते हैं कि मैनेजर्स को लगता है कि हमारी कैरियर ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो गई है। यहाँ पे ये मेंशन्ड है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग PCNs। ठीक है, और वही वाली बातें जो अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में की हैं वो यहाँ पे दोबारा से आ रही हैं। एडवांटेजेस, अगर पेरेंट कंट्री नेशनल को हायर किया जाए, ठीक है, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आता है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, आप लोगों को जो बेस्ट पीपल फॉर द जॉब फ्रॉम योर हेड क्वार्टर्स उनको भेजते हैं, बिकॉज दे हैव स्पेशल स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस जहाँ पे मेंशन्ड है, जैसा मैंने बताया कि कंपनसेशन इश्यूज आ जाते हैं बिटवीन द PCNs एंड HCN। PCNs जो है अपने स्टाइल से, अपने हेडक्वार्टर के स्टाइल से कोशिश करता है कि इम्पोज करे पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल हो इन दैट कंट्री जहाँ पे वो जाके जॉब कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इश्यूज इस तरह से पैदा हो सकते हैं। थर्ड कंट्री नेशनल TCNs के जो भी मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए, अच्छा वो एक बड़ा मजे का एडवांटेज है कि उनकी सैलरीज और बेनिफिट्स हो सकता है जो PCNs, जो पेरेंट कंट्री के नेशनल्स हैं, जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, उनसे कम है। उसकी वजह ये होती है कि अगर अमेरिका से आप कोई बंदा भेजें किसी यूरोप एशियन कंट्री में, और उसकी बरक्स अगर आप वो बंदा उठा लें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपने अमेरिका से एक बंदा लेके आना है, और पाकिस्तान में अगर आप एक बंदा लेके आए, फॉर इंस्टेंस हम कौन सी एशियन कंट्री है, चाइना से ले आए चले, ठीक है, तो उसकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो निस्बतन कम होगी एज कम्पेयर टू USA।
ठीक है। अब अगर अगर चाइना से ले आए या इंडोनेशिया से ले आए तो वो थोड़ा सा उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो निस्बतन कम होंगी। ठीक है। और दूसरा ये कि टीसीएस अगर सेम रीजन से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, तो वो होस्ट कंट्री के एनवायरनमेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम लोगों को यहाँ से दुबई के हालात का ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा है। हम लोगों को यहाँ से, खैर दुबई हमारे रीजन में नहीं आता, अगर सपोज करें कि इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल, इनका जो एक बड़ा एक प्रॉमिसिंग किस्म का आई थिंक बना था, जिसे सार्क, जिसे हम आई थिंक कहते हैं, ये सार्क वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग एक्चुअली एसोसिएशन, क्योंकि रीजनल कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए थी, आपस में बिजनेस करने के लिए थी। अगर ये सार्क एक्टिव हो जाती है तो इस बात के बहुत सारे चांसेस हैं कि इंटर कंट्री जो है ना वो मूवमेंट हो। पर ऑब्वियसली इंडिया इज अ बिग कंट्री और वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं बिजनेसेस की। तो ऐसा ज़्यादा फायदा जो सार का है वो जो आसपास की जो छोटी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इनको ज़्यादा फायदा होना था। और यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे बैठ के इस टाइम इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका के हालात को ज़्यादा बेहतर से तरीके से समझ सकती हैं, क्योंकि बहुत हद तक कल्चर सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लैंग्वेज सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जो लोगों के रवैये हैं उनको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेजेस जैसे पहले भी बताए हैं कि देयर इज अ पॉसिबल नेशनल एनिमोसिटीज, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और अक्सर कई ऐसी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे के साथ जिनके बॉर्डर्स लगते हैं उनके बीच में ये कंपटीशन जो है ये एग्जिस्ट करता है। होस्ट कंट्री नेशनल के जो हमने एडवांटेजेस बताए थे, लैंग्वेज बैरियर्स, हायरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाती है। ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो डिक्टेट करती हैं कि एचसीएंस को ही आपने हायर करना है, और फिर फ्यूचर कैरियर पोटेंशियल उनको विद इन देयर कंट्री बेहतर तरीके से मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द कंट्री जो है वो लिमिटेड हो जाती हैं। ठीक है। और फॉरेन एक्सपीरियंसेस जो है वो उनको ज़्यादा नहीं मिलते। और एक आपस में ही ना एक अपना जो सब्सिडरी है वो अपना कंट्रोल जो है वो बना लेती है, एक फेडरेशन जो है वो विद इन द कंट्री जो है वो बना सकती है, और ज़्यादा नेशनल उसकी अप्रोच है एज कम्पेयर टू द ग्लोबल अप्रोच। स्टाफिंग चॉइसेस की बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसे हमने बात तो कर ली कि भी कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है, कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो होनी चाहिए, और कौन सी किस कंट्री ने लगानी है। ठीक है। तो वो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की एज कम्पेयर टू, जैसे चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया। अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है जी कॉन्टेक्स्ट क्या है। उस कॉन्टेक्स्ट में देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो हमने चैप्टर 2 में चीज़ें डिस्कस की वो बहुत हद तक डिटेक्ट करती हैं कि जी चूंकि कल्चरल वैल्यूज डिफर कर सकती हैं बिटवीन द हेडक्वार्टर एंड द होस्ट कंट्री। ठीक है। और वो बहुत हद तक एक मॉडरेटर का काम करती हैं कि जी हमें कौन सी अप्रोच यहाँ पे लगानी चाहिए। उसके बाद अगर अगर तो आपकी होस्ट कंट्री और होम कंट्री के बीच में बहुत ज़्यादा कल्चरल इनसिमिलैरिटीज नहीं है, जैसे अमेरिका और यूके है, बहुत उनकी ड्रास्टिक कल्चरल इनसिमिलैरिटी नहीं है, तो वहाँ पे फिर ज़्यादा बेहतर अप्रोच जो है वो आपकी जो होस्ट कंट्री का नेशनल, आई थिंक दैट इज कॉल्ड द पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, इफ आई एम नॉट राइट, सॉरी एथनोसेंट्रिक अप्रोच। ठीक है। जिसमें आप अपनी ही हेड ऑफिस से लोगों को भेजती हैं, वो ज़्यादा सूटेबल हो सकती है। अच्छा, फिर साथ साथ इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी किस किस्म का आप काम कर रहे हैं, किस किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, कितना आपका इंटरेक्शन कस्टमर्स के साथ है, कितना इंटरेक्शन जो है, जैसे जो कंपनीज बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं, जैसे डैम्स बनाती हैं या पावर हाउसेस लगाती हैं या फिर रोड्स की कंस्ट्रक्शंस करती हैं, उनका बहुत हद तक जो है वो कस्टमर्स के साथ तो इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन उनका इंटरेक्शन जो है वो सम हाउ लोकल एम्प्लॉयर्स उनको चाहिए होते हैं। ठीक है। क्योंकि लेबर का काम होता है उनके पास, और उनको गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो कुछ की पोजीशंस जो हैं वो फिर अपने लेके आते हैं, जो टेक्निकल किस्म की पोजीशंस हैं वहां से वो लेके आते हैं अपने कंट्री से ही लोग एथनोसेंट्रिक अप्रोच में। और जो उनकी लोअर लेवल मैनेजर पोजीशंस होती हैं जिन्होंने डायरेक्टली लेबर के साथ डील करना होता है, वो फिर हायर कर लेते हैं फ्रॉम देयर होस्ट कंट्री, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। ठीक है। उसके बाद फिर कुछ कंपनी स्पेसिफिक वेरिएबल्स भी होते हैं इसके अंदर कि जी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कितना चाहिए होता है,
उसके बाद स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी क्या है उस कंपनी की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो उसके अंदर इश्यूज है, और ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर जो है वो पार्ट प्ले करता है। बहुत ज्यादा इसकी हम डिटेल्स में इसलिए नहीं जाते कि ये वेरी करता है फ्रॉम फर्म टू फर्म, और हम जिस फर्म में जाके जॉब करते हैं हमें फिर उसकी स्पेसिफिसिटीज जो है उसको देखनी पड़ती हैं। फिर लोकल यूनिट का उसमें एक बड़ा कंसर्न आता है कि जी लोकल यूनिट जो है वो किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, उसको जब आपने इन्वेस्ट किया है फॉर एग्जांपल, तो क्या आपने बिल्कुल ही एक नया वहां पे यूनिट क्रिएट किया है, या मर्जर हुआ है, या एक्विजिशन हुआ है, या शेयर्ड पार्टनरशिप है। तो ये तमाम चीजें भी बहुत मैटर करती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका आपका एक्विजिशन है, तो आपको पता है जब एक्विजिशन पॉलिसी यूज की जाती है तो उसके अंदर कंट्रोल आपके पास है। लेकिन अगर मर्जर या शेयर्ड पार्टनरशिप है तो बहुत हद तक फिर कंट्रोल जो है वो शेयर्ड होता है। तो वहां पे फिर आपको देखना होता है कि आपके पास कितना इख्तियार है कि आप अपनी मर्जी के एम्प्लॉयज जो हैं वो लगाएं। ठीक है, और उसके बाद IHRM प्रैक्टिसेस जो कंपनी फॉलो कर रही है, ठीक है, सिलेक्शन प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, कंपनसेशन प्रैक्टिसेस, करियर मैनेजमेंट, वो तमाम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि जी आप कौन सा स्टाफिंग चॉइस जो है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, अब उसमें देखें तो दिस इज द सेकंड पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर के जी, वी आर ट्रांसफरिंग स्टाफ फॉर इंटरनेशनल एक्टिविटीज। ठीक है, लास्ट टाइम जब चैप्टर हमने क्लास में डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमारा इशू आ गया था कि हमारे पास उस टाइम मल्टीमीडिया स्लाइड्स नहीं थी। तो मैंने आपको बोर्ड पे ये चैप्टर जो है वो कवर कराया था रिमेनिंग। तो आज स्लाइड्स पे गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि जी इसमें हम किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं इंटरनेशनल एक्टिविटीज के लिए स्टाफ। सबसे पहले वी नीड टू डिस्कस के इंटरनेशनल असाइनमेंट में बंदे को भेजने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो इसका सबसे पहला जो हमारा रीजन है दैट इज वी नीड टू फिल अ पोजीशन। व्हाई वी नीड टू फिल अ पोजीशन? बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ पर्सन ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, वो अवेलेबल नहीं है उस कंट्री में। ठीक है, कुछ इस किस्म के टेक्निकली होते हैं पोजीशंस होती हैं कि जिसके अंदर आपको बंदा नहीं अवेलेबल होता, लेकिन काम आपने वहां पे शुरू कराना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये भी दी थी कि अगर कोई स्वीट या मिठाई की शॉप आपने दुबई में खोलनी है, और वहां पे आपको गुलाब जामुन बनाने के लिए, बर्फी बनाने के लिए, या जिस किस्म की जो पाकिस्तानी मिठाइयाँ बनाने के लिए आपको वहां पे बंदा अवेलेबल नहीं है। तो जब आपको बंदा अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ऑब्वियसली फिर आपको अपना वहां पे भेजना पड़ेगा HR, ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम द पेरेंट कंट्री। देखा गया है कि मैनेजेरियल स्किल्स के लिए आप मेनली भेजते हैं क्योंकि आपके पास, आप समझते हैं कि मैनेजेरियल स्किल्स जो हैं आपके अपने एम्प्लॉयज में बेटर हैं, ऑलरेडी आपके पास इतने साल से वो काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा इस चीज की समझ है। और दूसरा टेक्निकल, ये दो चीजें हैं जिसके लिए जरूरी होता है आपको वहां पे बंदा। अगर टेक्निकल गैप एग्जिस्ट कर रहा है तब भी आपको बंदा भेजना पड़ जाता है, अगर मैनेजेरियल गैप एग्जिस्ट कर रहा है तब भी बंदा भेजना पड़ जा रहा है। मैनेजेरियल इश्यूज बहुत सारी किस्म के होते हैं, जैसे समटाइम्स बहुत अरसे से आपकी एक सब्सिडरी वहां पे चल रही है लेकिन प्रॉफिट्स नहीं शो कर रही, लॉसेस आ रही हैं, टर्नओवर रेशियो ज्यादा हैं, एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड हैं, गवर्नमेंट के साथ उसका बेहतर कम्युनिकेशन नहीं चल रहा। तो उस सूरत हाल में भी समटाइम्स यू नीड टू रिप्लेस द होस्ट कंट्री, यू नीड टू रिप्लेस द लोकल मैनेजर्स विद द फॉरेन मैनेजर्स विच इज एथनोसेंट्रिक अप्रोच। और उसमें आपको फिर बाहर से बंदा भेजना पड़ जाता है। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। आपको स्टाफ की ट्रेनिंग करवानी होती है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल उसकी स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव्स, उसकी नॉलेज ट्रांसफर करना है आपको फ्रॉम योर हेड ऑफिस टू योर सब्सिडरी। उनकी कॉम्पिटेंसीज इंक्रीज करनी है, उनको एक्सपर्ट बनाना है किसी टास्क में। तो उसके लिए भी आपको फिर अपने जो सब फॉरेन एम्प्लॉयज हैं वो भेजने होते हैं ताकि वो वहां पे टाइम गुजार के वो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वो जो आपका प्रॉपर नॉलेज है, वो उसको ट्रांसफर करें फ्रॉम योर हेड ऑफिस टू योर सब्सिडरी। इंटरनेशनल असाइनमेंट्स की टाइप्स डिफरेंट किस्म की होती हैं, जैसे शॉर्ट टर्म होती हैं अप टू 3 मंथ्स। ये बेसिकली लोग भेजे जाते हैं एज अ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, ताकि कोई ट्रबल शूटिंग है वहाँ पे, कोई छोटी लेवल का इशू है, कोई समझो एक ऐसा टेक्निकल इशू आ रहा है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा और आपको उसके लिए एक्सपर्ट भेजना पड़ जाता है, या कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है उसको सुपरवाइज कराना है। ठीक है, या फिर कोई परमानेंट अरेंजमेंट जो थी वो
छुट्टियों पे चली गई है, कोई एक्सपेट्रिएट पहले वहां पे था लेकिन वो उसने कोई लीव ले ली है, उसको गैप को फिलअप करने के लिए फिर शॉर्ट टर्म भेजा जाता है। एक्सटेंडेड इज अप टू 1 ईयर। ठीक है, ये वही सिमिलर एक्टिविटीज जो शॉर्ट टर्म में है उन्हीं को डील कर सकते हैं, लेकिन उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म जो है उसका आमतौर पे जो ये ट्रेडिशनल एक्सपेट्रिएट्स हैं 1 to 5 years तक ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इनका जो रोल है ज्यादातर ये सीनियरिटी बेस्ड होता है, ये सीनियर मैनेजर्स होते हैं ज्यादातर जो भेजे जाते हैं इस मकसद के लिए। अच्छा, उसके बाद सम नॉन स्टैंडर्ड असाइनमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर असाइनमेंट है कि इसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट की जाती है कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी होम कंट्री से वीकली या बाई वीकली जो है वो दूसरी कंट्री में जाए। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ कंट्रीज अगर बिल्कुल साथ साथ हैं तो यू कैन ऑल्सो कम्यूट फ्रॉम योर वर्क। ठीक है, वो लंदन में अगर वो रहता है और मॉस्को में आपने उसको भेज दिया है तो वो थोड़ी सी ट्रैवलिंग आसान होती है। इवन आपको पता है लंदन और मॉस्को के दरमियान एक ट्रेन भी चलती है, वहां पे भी उसको भेजा जा सकता है। तो कंपनीज बहुत हद तक अपने खर्चे को बचाने के लिए और इस मकसद के लिए कि वो एम्प्लॉय दोनों जगहों पे चाहिए, वो इधर भी अपना पार्ट प्ले करता रहे और इधर भी अपना पार्ट प्ले करता रहे, तो आप उसको कम्यूटर असाइनमेंट असाइन कर सकते हैं। वो 1 वीक इधर लगाए और फिर 1 वीक जो है वो इधर स्पेंड करे, तो वो दोनों जगहों पे अपनी जो एक्सपर्टीज हैं उनको यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन ये भी जहन में रखें कि जो ये नॉन स्टैंडर्ड असाइनमेंट्स होती हैं ये बहुत इफेक्टिव नहीं होती ट्रेडिशनल असाइनमेंट्स के, इनके बारे में काफ़ी कंसर्न्स आते हैं क्योंकि इससे एम्प्लॉय का स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज हो जाता है इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने से, और उसके अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स फैमिलीज इन पे भी बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। तो ये मजबूरी में तो कर सकते हैं लेकिन इसको एज अ रूटीन प्रैक्टिस नहीं बनाना चाहिए। रोटेशनल असाइनमेंट जिस तरह इस लाइक का कंप्यूटर असाइनमेंट के जिसमें आप एम्प्लॉय जो है वो ट्रैवल करे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ऑन रोटेशन बेसिस। ठीक है, और फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो जाए और उसके बाद उसको एक ब्रेक मिल जाए। ये मैंने आपको बताया था जैसे ऑयल कंपनीज में होता है, रिग्स पे जाते हैं लोग, जो ऑयल रिग्स होते हैं वो बड़े रिमोट प्लेसेस पे होते हैं, वहां पे चले जाते हैं, वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, बड़ा उनका टफ टाइम गुजरता है, उसके बाद उनको छुट्टी मिल जाती है। इवन जैसे ये भाषा डैम बन रहा है या मेहमद डैम बन रहा है जो बड़े रिमोट प्लेसेस पे है, बहुत सारे मैनेजेरियल लेवल के एम्प्लॉयज जो हैं उनको भेजा जाता है वहां पे, कुछ अर्सा गुजारते हैं, फिर वो अंदर रोटेशन बेसिस वापस आ जाते हैं, छुट्टी इंजॉय करते हैं, अपना स्ट्रेस लेवल डिक्रीज करते हैं, अपने फैमिली को टाइम देते हैं, और फिर उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है। कॉन्ट्रेक्चुअल जो जॉब्स होती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन स्टैंडर्ड असाइनमेंट्स होती हैं, इसके अंदर वो सिचुएशन अराइज हो जाती है कि व्हेन वी नीड अ स्पेसिफिक एम्प्लॉय जिसके स्पेसिफिक स्किल्स हों उसके पास, वो कोई एक ऐसा स्किल जाहिर है ऑब्वियसली जिसके आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, और वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में आपने उसको भेजा जाता है। ज्यादातर इस किस्म के असाइनमेंट्स जो हैं वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में जो है वो ज्यादा पार्ट प्ले करती हैं, R&D। ठीक है, तो ये R&D की जो असाइनमेंट्स होती हैं इसमें आप भेज सकते हैं मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स में। कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं, आप उसे 6 या 12 महीने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो आपका एम्प्लॉय तब तक रहता है और उसके बाद आपका एम्प्लॉय नहीं रहता। ऑब्वियसली विद कोविड एंड ऑल ये जो वर्चुअल असाइनमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल। यहाँ पे अब बज़ाहिर इतनी इफेक्टिव तो नहीं है, ये तो बिल्कुल सबको पता है कि वो इफेक्टिवनेस नहीं है जैसे इस लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूँ इसकी उतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस मुझे फील नहीं हो रही, क्योंकि आई कैन नॉट सी यू, आई कैन नॉट फिजिकली टॉक टू यू, आई कैन नॉट सी योर एक्सप्रेशंस, आई कैन नॉट सी आप में से कौन इस टाइम बात सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, कौन ग्रैस्प कर रहा है, कौन नहीं ग्रैस्प कर रहा। एंड सेम इज आई थिंक फॉर यू कि आप जो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरी हैंड मूवमेंट है, आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। तो लेकिन वर्चुअल असाइनमेंट जो है इसमें ऑब्वियसली रीलोकेट नहीं होना पड़ता, मैनेजर्स अपने घर से ही बैठ के काम करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसको हैंडल कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा फिर इसके ऊपर आपको करना पड़ता है, एम्फेसाइज करना पड़ता है, रिलाय करना पड़ता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पे। ठीक है, जैसे ईमेल्स हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई,
ऑफनली वर्चुअल असाइनमेंट में भी जरूरत पड़ सकती है कि होस्ट कंट्री में विजिट किए जाएं, ठीक है। और लेकिन वो विजिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं हो सकते। वो जब इस किस्म की कोई मीटिंग करनी हो जिसमें बिल्कुल अब आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि आप उसको वर्चुअली डिस्कस कर सकें, ठीक है, तो फिर ये आपको विजिट्स करने पड़ जाती हैं। और दूसरा ये है कि ये वर्चुअल असाइनमेंट तब भी आपको करनी पड़ती है कि जब आपके पास कोई ऐसा मैनेजर हो कि आप चाहते हैं कि वो हैंडल करे दूसरी कंट्री में, लेकिन वो मान नहीं रहा कि अपनी कंट्री को छोड़ के जाए और इतनी मजबूरी है। और दूसरा जो होस्ट कंट्री है वहां पे एक्सपीरियंस स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, आपको कोई उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा, तो फिर वहां पे आपको ये वर्चुअल असाइनमेंट जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली वर्चुअल असाइनमेंट में जो मैंने जैसे कहा कि विजिट्स जो हैं वो समटाइम्स करने पड़ते हैं जब फेस टू फेस मीटिंग्स ज़रूरी हो जाए। और ज़्यादातर वर्चुअल असाइनमेंट्स जो हैं वो उन कंट्रीज के साथ की जाती हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं कि जहाँ पे सम टाइप ऑफ टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशंस है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि जी डैम बनाने का जो फिजिकल वर्क है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री डैम बना रही है और वहाँ पे आप ऐसा एम्प्लॉय तो वर्चुअली नहीं रख सकते कि जो लेबर को हैंडल कर रहा हो, वो तो उसको तो वहाँ पे होना पड़ेगा लाइक अ सुपरवाइजर। लेकिन अगर कोई इस किस्म का काम है कि जिसके अंदर स्ट्रेटजीज बनानी है या जिसके अंदर ज्यादातर थ्योरेटिकली या कॉन्सेप्चुअली काम करना है, तो फिर वर्चुअल असाइनमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सकती हैं। क्या फर्क है ट्रेडिशनल और शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स का? देखा जाए तो ट्रेडिशनल असाइनमेंट्स जो है वो किसी गैप को फिल करने के लिए, किसी पोजीशन को फिल करने के लिए ज्यादातर यूज की जाती हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल जो लॉन्ग टर्म असाइनमेंट्स है, दिस इज अ ट्रेडिशनल असाइनमेंट। और जो शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स हैं वो ज्यादातर किसी को स्किल का इशू है या कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो बस थोड़ा टाइम लगाओ और उसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चोरी की वारदात हो गई है फॉर इंस्टेंस, और आपने अब उसको हैंडल करना है। एकदम से कोई करप्शन का आपको पता चला है, आपने उसको हैंडल करना है कि जी सब्सिडरी में करप्शन हो रही है और जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसके हिसाब से जो पैसे आपके पास आने चाहिए वो नहीं आ रहे, वो पैसों का फ्लो कहाँ है। इस किस्म की जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज होते हैं उसके लिए शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स हैं वो ज्यादा कामयाब होती हैं। फिर अगर मैनेजमेंट डेवलपमेंट करनी है और ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करनी है, ऑब्वियसली हम अपने नेक्स्ट जो कोर्स होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, उसके अंदर बहुत डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके लिए भी आपको लॉन्ग टर्म भेजने पड़ते हैं। कुछ इस किस्म के डेवलपमेंट्स की अप्रोचेज होती हैं जिसमें लॉन्ग टर्म आपको चाहिए होते हैं, और कुछ इस किस्म की होती हैं कि जिसमें सिर्फ कुछ स्किल्स की ट्रेनिंग देनी होती है या कोई ऐसी चीज़ सिखानी होती है, कोई सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देनी होती है, कोई नया प्रोसीजर या पॉलिसीज के बारे में बताना होता है, वहाँ पे शॉर्ट टर्म असाइनमेंट के लिए भेज सकते हैं। और फॉर सम टाइम्स अगर आपको मैनेजेरियल कंट्रोल अपनी हेडक्वार्टर की तरफ से शो करना है, तो वहाँ से शॉर्ट टर्म असाइनमेंट के लिए हम लोग भेज सकते हैं। ड्यूरेशन देखी थी हमने 12 से 36 महीने या मोर, और टिपिकली 6 से 12 महीने शॉर्ट टर्म असाइनमेंट में। यहाँ पे अक्सर आप फैमिली को साथ भेजती हैं, ये बहुत ज़्यादा इस बात का रुझान है। यहाँ पे मोर और लेस फैमिली जो है वो अकम्पनी नहीं करती, बट थिंग्स कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं यहाँ पे सिलेक्शन के, अक्सर यूज होते हैं। जो आपने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के अपने कोर्स में पढ़ रहे हो वो सारे के सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली इनफॉर्मल होते हैं विद इन द कंपनी, जिसे हम कहते हैं इंटरनल हायरिंग है वो की जाती है, वहीं से लोगों को भेजा जाता है। और ऐसा उसका जॉब स्टेटस जो है वो चेंज नहीं किया जाता। एडवांटेजेस क्या हैं कि गुड रिलेशनशिप विद द कॉलीग्स एंड कांस्टेंट मॉनिटरिंग। ज़ाहिर आप जितना टाइम जहाँ स्पेंड करोगे उस टाइम के हिसाब से आपको ज़्यादा एक रिलेशनशिप डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और उसको वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो लोगों से, आप ज़्यादा जिसे कहते हैं ना पर्सनल बेसिस के ऊपर इंट्रोड्यूस होके। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि दिस इज फ्लेक्सिबल, सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। बहुत ज़्यादा इसमें आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, बस एम्प्लॉय को भेजना है, उसका वीज़ा शीज़ा लगवाना है, उसकी वहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त करना है, और जितनी देर उसका काम करना है उसने वापस आ जाना है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ड्यूअल करियर कंसिडरेशन, आप स्पाउस अगर जॉब कर रही है और आपने मूव करना है उधर, तो फिर ये बड़ा एक इशू हो सकता है। एक्सपेंसिव है आपको एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा, उनकी जो आगे हम चल के डिस्कस करेंगे उनकी जो एक्स्ट्रा डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करना है, और लैक्स फ्लेक्सिबल है।
यहाँ पे शॉर्ट टर्म में टैक्सेशन के इश्यूज आ जाते हैं कि भी आपने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने दूसरी कंट्री में गुजारे हैं, तो वहां पे टैक्स किस हिसाब से कटेगा, यहाँ पे टैक्स पेरेंट कंट्री में किस हिसाब से कटेगा। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे देखे गए रिसर्च से कि इवन 3 या 4 या 5 महीने भी अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो देयर कैन बी रिलेशनशिप इश्यूज बैक कंट्रीज। ठीक है, और चूंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे तो रिलेशनशिप बहुत मेक शिफ्ट बेसिस पे चल रहे होते हैं, बहुत टेम्पररी किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं, तो ये इश्यूज वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज होते हैं। पुअर मतलब ये मैं इधर बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरह नहीं कि 10-10 साल, 20-20 साल भी लोग दुबई में गुजार आते हैं, सऊदी अरेबिया में गुजार आते हैं और पीछे उनकी फैमिलीज मेंटेन रहती हैं, वो वाला वहाँ पे वो चक्कर नहीं होता उस तरीके से। दे आर बेसिकली फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर ऑन अ बेसिस के शुड बी फिजिकली प्रेजेंट, तो ये वहाँ पे इश्यूज ज़्यादा अराइज हो जाते हैं। देन देयर इज अ पुअर रिलेशनशिप विद लोकल कुलीग्स। ठीक है, क्योंकि आप आ रहे हो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए भी आपका वो पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप नहीं होते। एंड ऑब्वियसली ये जो लीगैलिटीज हैं, वर्क परमिट, वीजाज, ये इश्यूज जो हैं, दिस इज अ चैलेंज फॉर द HR।